हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपके कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, उसमें लेवल 2 और लेवल 1 दोनों में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये लेवल 2 में ये टॉपिक आपके सामाजिक अध्ययन में आता है, और अगर आप लेवल 1 से भी कर रहे हो तो ईवीएस में भी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो आज का ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये टॉपिक हम आज पहले इसका जो है पूरी व्याख्या करेंगे और उसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, जिससे कि ये पूरा टॉपिक आपका एक वीडियो में ही कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम आप सभी जानते हैं, वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में पता चले। आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में मौलिक अधिकार। मूल अधिकारों का वर्णन जो है हमारे संविधान में भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। पहला ही प्रश्न ये हो जाता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेके और अनुच्छेद 35 तक हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान में। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, संविधान के में भाग 3 का मतलब है कि मौलिक अधिकार। इसलिए संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अधिकार पत्र किसे कहा गया है या भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है मूल अधिकारों को। हमारे संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान में जो ये मूल अधिकार हैं हमारे, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सबसे पहले जो है 1789 में फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दी गई है। मानवीय अधिकार मतलब जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, इनको सबसे पहले मान्यता कहाँ दी गई थी, तो ये दी गई थी फ्रांस में। और कब दी गई थी, तो 1789 में दी गई थी। और इसके बाद ये किसने इनको मान्यता दी थी, मूल अधिकारों के रूप में संविधान में शामिल किया था, तो ये 1791 में संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया था अमेरिका ने। ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने 1791 में मूल अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया था। आगे है कि 1928 में नेहरू समिति जो थी, उसके द्वारा सबसे पहले संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ने की सिफारिश की गई। पूछा जाए कि सबसे पहले मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश किसने की थी, तो नेहरू समिति ने की थी। और ये कब की गई थी, तो ये 1928 में की गई थी। उसके बाद है 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग रखी थी। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। पूछा जाए कौन सा अधिवेशन था, तो कराची में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके अध्यक्षता में कांग्रेस ने उनका जो घोषणा पत्र था उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अन्य संविधान में मौलिक अधिकारों का इतना विस्तृत और व्यापक वर्णन नहीं मिलता जितना हमारे संविधान में। मतलब कहने का अर्थ यह है कि भारत के जो मौलिक अधिकारों का इतना विस्तृत जो वर्णन है, वो आपको पूरे विश्व में किसी भी संविधान में कहीं भी मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं मिलेगा जितना कि हमारे भारत में है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने अधिकार प्रदान किए गए थे, 7 मूल अधिकार। हमारे मूल संविधान जब बना था तो इसमें कितने मूल अधिकार थे, तो 7 मूल अधिकार थे। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अभी कितने अधिकार हैं हमारे पास हमारे संविधान में नागरिकों के लिए, तो अभी 6 हैं।
जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने थे? 7 थे। लेकिन अगर करंट में पूछा जाए, वर्तमान में पूछा जाए, तो अभी 6 मूल अधिकार है। ध्यान रखिएगा, एक मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया था। कौन कौन से 7 मूल अधिकार थे? ये तो एक था समता का अधिकार, जो था अनुच्छेद 14 से 18 तक। समता का अधिकार था, या समता या समानता का अधिकार था, और ये था अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है, यह है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है अनुच्छेद 23 व 24। एक है अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 25 से लेके 29 तक। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह है अनुच्छेद 30, 29 व 30। फिर है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। और है फिर सबसे अंत में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है अनुच्छेद 32। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह है अनुच्छेद 32। फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो ये 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन इसमें से एक मौलिक अधिकार खत्म कर दिया गया। वो कौन सा था? तो वो ये था संपत्ति का अधिकार। सभी जानते हैं संपत्ति के अधिकार का कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 31 है, जो कि समाप्त कर दिया गया है। और ये कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड ध्यान रखिएगा, एक तो 44वां संविधान संशोधन है और टाइम क्या था? 1978। इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे फिर संविधान के इस तरह भी क्वेश्चन आया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर किस भाग में या किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने के बाद भाग 12, देखिए ये भाग 12 पहले किस में था? भाग 3 में था। इसको बाद में भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क में, 300 में नहीं, 300 क में कानूनी अधिकार एक बना दिया गया। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। फिर से बताते हैं, ध्यान रखिएगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने के बाद भाग 12 और अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। सारी जो अधिकार है मौलिक अधिकार, वो अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं और अनुच्छेद 12 शुरू होकर 35 तक हैं। लेकिन समता या समानता का अधिकार जो है वो तो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, 14 से 18। तो भाग 12, अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। जो राज्य होते हैं ना, अलग अलग राज्य, उनको परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 13 में उनकी विधियां वर्णित की गई हैं। इसके अनुसार राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण या संशोधन हो या मूल अधिकार समाप्त हो जाए। भाग 13 और भाग 12 और भाग 13 के अनुसार, अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे कि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण या संशोधन हो या फिर मौलिक अधिकार समाप्त हो जाए। तो ये भाग 13 में दिया गया है और भाग 12 में राज्यों को परिभाषित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे मूल अधिकारों के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। और अब इसके बारे में जो भी डिटेल रह गई है वो हम प्रश्नों के माध्यम से पूरा करेंगे। तो चलिए आइए प्रश्न करते हैं इसमें। अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे सपोर्ट मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के आगे एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या हैं? तो मौलिक अधिकार क्या हैं? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं या कठोर हैं? तो मौलिक अधिकार ध्यान रखिएगा, ये है वाद योग्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है बताइएगा। भारत के सभी न्यायालयों को दे दी गई है, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है, सभी न्यायालयों को नहीं दी गई है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। ये कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स, हमारा जो ये अधिकार है, सबसे लास्ट अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये उपचार ये कहता है कि आपके और सभी उपचारों में से अगर किसी का उल्लंघन हो रहा हो, किसी की पूर्ति ना हो रही हो, तो आप न्यायालय में जाके उस के खिलाफ केस कर सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं। और इसी जो है मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित पूछा गया है। अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 23 है या अनुच्छेद 24 है? तो फ्रेंड्स, ये होगा अनुच्छेद 24, क्योंकि ये शोषण से संबंधित है तो शोषण संबंधित आएगा अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? रिट का मतलब है कि कोई निर्देश या आदेश जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35 या अनुच्छेद 226? तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था अनुच्छेद 32 में ही आता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि अगर हमारे किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, किसी अधिकार की पूर्ति ना हो रही हो, तो हम उसके लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो उसी याचिका के अगेंस्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा इसके अंतर्गत? तो ये होगा अनुच्छेद 32। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम में कि प्रेस की स्वतंत्रता से, जो प्रेस है, जो प्रिंटिंग, जो न्यूज़पेपर वगैरह प्रेस मतलब प्रिंट होते हैं, उसकी स्वतंत्रता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ये अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से, व्यक्ति के भाषण, व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना, इस सभी से ये अनुच्छेद संबंधित है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है मौलिक अधिकार किसी की इच्छा पर, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी की इच्छा पर कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार केवल एक ही कंडीशन में निलंबित हो सकते हैं, वो होती है आपातकालीन स्थिति। जब देश में आपातकालीन कंडीशन होती है तभी ये निलंबित किए जा सकते हैं, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किए जा सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में किसी की इच्छा पर ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत या इसको अस्पृश्यता भी कहते हैं। अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? या इसको अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित अनुच्छेद भी माना जाता है। अनुच्छेद 18, 17, 16 या 15? अब तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया, यानी पहले ये क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता था देखने के लिए कि छुआछूत से संबंधित या फिर ये कोई अनुसूचित जाति या जनजातियों के उत्थान के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 17। ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो अनुच्छेद 17 है।
अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिदेश। फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो ये चारों हैं, उसमें से 4 हैं इसमें से, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध। तो इसमें से वो मतलब कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो होती है वो फ्रेंड जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो अगर वो व्यक्ति या वो समिति वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय उसे मतलब व्यक्ति को स्वतंत्र कराने के लिए यह रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और एक होती है उत्प्रेषण। ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पूछा गया है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो पहला है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध करता है, तो ये सही है। दूसरा है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध लगाता है, तो ये भी सही है, प्रतिबंध होगा। तीसरा है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, यह भी सही है। और चौथा है अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये फ्रेंड्स ये वाला गलत है, इसमें पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यकों को वर्गों का अधिकार दिया जाता है वो अनुच्छेद 29 में नहीं दिया गया है, वो बल्कि अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, वो अनुच्छेद 30 में दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो करती है वो होती है न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। और किसे कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति मतलब भाषण व्यक्ति की भाषण देना और अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करना, इसकी स्वतंत्रता का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी पूछा था, इसमें ही प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध है मतलब छोटे बच्चों से कोई खतरनाक कार्य वैसा कोई शोषण वाला कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो ये किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, समानता के अधिकार से। तो छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, तो ये किस में आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब आपको सेंटेंस दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। KM मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, तो ये सही है। संविधान द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया, संविधान सभा के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है और सही फैक्ट है ये कि संविधान किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था।
संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। और बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्थितियों की संस्तुति की गई। तो ये भी सही है कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट जो 1957 में आई और पंचायती राज की संस्तुति की गई, तो ये सही है। लेकिन ये फैक्ट सही नहीं है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक राष्ट्रपति है। हमने भी पढ़ा था कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो न्यायपालिका है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल में हटाया गया? हमने तो ये ऊपर देखा कि 44वें संविधान संशोधन के समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। लेकिन किसके शासनकाल का, मतलब उस समय कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या नरसिम्हा राव? तो फ्रेंड्स उस समय किसकी सरकार थी? तो ये थी मोरारजी देसाई की। ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई की। तो फ्रेंड्स ये पढ़ा था हमने मूल अधिकार और उससे संबंधित प्रश्न, जिससे कि आपका मोस्टली टॉपिक कवर हो जाता है ये। और इसके बाद अभी आगे है मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। हमने वो फैक्ट पढ़े जहाँ से इम्पोर्टेंट मोस्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान में भाग 4 का और वर्णन जो है अनुच्छेद 51 का, ध्यान रखेगा, संविधान मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान में भाग 4 का और वर्णन अनुच्छेद 51 का में मिलता है। दोनों में का ऐड है, ध्यान रखेगा। मौलिक अधिकार पूछा जाए तो भाग 3 था और मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो भाग 4 का हो। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए इस तरह मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं, अगर आपको ऑप्शन में भाग 4 और 4 का दोनों दिए हैं तो आप 4 का पर टिक करके आएंगे। लेकिन अगर 4 का ना दिया हुआ, ओनली 4 दिया हो भाग 4, तो आप भाग 4 ही करके आएंगे। लेकिन मोस्टली जो इसमें जो आंसर ऑप्शन में जाता है वो 4 का ही दिया जाता है, क्योंकि ये 4 कै में शामिल है। और अनुच्छेद कौन सा है? 51 का। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो ये मूल कर्तव्य हमारे उस संविधान में सम्मिलित नहीं थे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं, रूस से नहीं लिए गए। ये भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। और 42वां संविधान संशोधन 1976 था जिसके द्वारा इनको संविधान में जोड़ा गया था। उससे पहले ये हमारे संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्यों को संविधान में जो है 1976 में जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। और इस संशोधन के द्वारा द्वारा संविधान में नया भाग 4 का मूल कर्तव्यों के नाम से जोड़ा गया। मतलब पहले भाग 4 था, लेकिन फिर भाग 4 का जोड़कर और उस भाग का नाम ही क्या रखा गया? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों के नाम से ये भाग जोड़ा गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 का में को जोड़कर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 में 51 का जोड़ा गया और उसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़े गए। उस समय कितने मूल कर्तव्य थे? तो ये 10 थे। लेकिन अभी पूछा जाए कितने मूल कर्तव्य, तो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं। तो एक और मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। ध्यान रखिएगा, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और उसके बाद एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और कौन सा मूल कर्तव्य था? प्राथमिक शिक्षा का मूल कर्तव्य था। और इस कर्तव्य को जोड़ने के बाद कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। अतः वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ध्यान रखिएगा, अभी पूछा जाए कितने मूल कर्तव्य हैं तो 11। मौलिक अधिकार कितने? 6 हैं और मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 42वां संविधान संशोधन इतने उस समय संशोधन हुए थे कि इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है
चलिए अब प्रश्न करते हैं हम आगे इसके मूल कर्तव्यों से संबंधित। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया? भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है, जोड़ा गया है? भाग 4 में, भाग 4A में, भाग 2 में या भाग 6 में? तो हमने अभी पढ़ा था तो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो भाग 4 का में जोड़े गए या 4th A में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? संविधान निर्माण के समय किया गया, 26 जनवरी 1950 को, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या 41वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो देखिए, मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान निर्माण के समय नहीं किया गया। 26 जनवरी 1950 यानी लागू हुआ उस दिन भी नहीं किया गया था। ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर सन पूछा जाए तो 1976 आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 84वां, 85, 86 या 87? पूछा गया है कि 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए, समय पूछ लिया जाए आपसे, मतलब ईयर पूछ लिया जाए, तो ये हुआ था 2002 में, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ये प्राथमिक शिक्षा का, कि हम मतलब सभी माता पिताओं का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा अवश्य दिलवाएं। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? किसकी संस्तुति पर किए गए थे? ये बलवंत राय मेहता समिति, ठक्कर समिति, अयंगर समिति या स्वर्ण सिंह समिति? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि ये मूल कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य शामिल है हमारे? अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 50 का में, 50 खा में, अनुच्छेद 51 का में या अनुच्छेद 51 खा में? देखिए मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ खा होगा, 51 खा में। तो हमने भी पढ़ा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का में जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया है? प्राथमिक शिक्षा का कर्तव्य संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया है? 2000 में, सन 2001 में, सन 2002 में, सन 2003 में? तो ये हमने पढ़ा था अभी, प्राथमिक शिक्षा का कर्तव्य जोड़ा गया था सन 2002 में। और संशोधन कौन सा हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए? पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, मतलब जब ये संशोधन हुआ, जब मूल कर्तव्य जोड़े गए संविधान में, तो उस समय किसकी सरकार थी? कौन प्रधानमंत्री थे उस समय? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या पंडित नेहरू? तो फ्रेंड्स, ये जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो उस समय कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? तो उस समय थी इंदिरा गांधी जी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मतलब 4 नीचे कर्तव्य दिए गए हैं और आप पे पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों में ये सम्मिलित नहीं है। पहला है देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, यह तो कर्तव्य है सभी का। ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना या वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना? तो देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना, सुरक्षित करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना, ये भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन ग्राम पंचायत के गठन में सहयोग देना या सहायता करना, ये कोई हमारा कर्तव्य, मतलब ये मौलिक कर्तव्यों में से एक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये
बी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है। मतलब संविधान में मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। पूछा जाए इस तरह से कि 42वें संविधान संशोधन के समय 10 आचार आदर्श दिए गए थे, उनको आज के समय में मतलब किस नाम से जाना जाता है संविधान में। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत या नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व। तो फ्रेंड्स इनको जाना जाता है मौलिक कर्तव्यों के नाम से। फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के मैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न और उसकी व्याख्या। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उसके चैनल के आगे सब्सक्राइब के आगे एक बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी चैनल के बारे में पता चले और उन्हें भी जानकारी मिल सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।